रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अहम सवाल समझा जाता है सेल वॉल और साइटोप्लाज्म को। तो हम सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल क्या चीज़ होती है, इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन को तफसील के साथ डिस्कस किया। अब सेल वॉल क्या चीज़ होती है, जो आपको इंफॉर्मेशन पहले से भी है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल में ये बात बताई जा रही है, जो इन प्लांट्स फंजाई या फंगल एंड बैक्टीरियल सेल, यानी कि ये तीन आपको ऐसे नाम दिए जा रहे हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है और सेल वॉल भी मौजूद है। यानी कि बैक्टीरिया सेल, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, इस सराउंडेड, लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किया होता है सेल वॉल ने। अब होता कैसे है, मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है, ये उससे इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है और ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल के अंदर होते हैं। अब छोटे छोटे ये जो सेल साइटोप्लाज्म होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को रिलीज करता है बाहर, और वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स वगैरह होते हैं। वो इस मटेरियल को रिलीज करता है और वो मटेरियल आपस में जुड़ जुड़ कर वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे कहते हैं सेल वॉल। तो इस तरह एक सेल वॉल डेवलप हो जाती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, सराउंडेड बाय सेल वॉल, और ये प्लांट्स में, फंगल में और बैक्टीरियल सेल में होती है। और याद रखिएगा इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ये वाज़ेन में रखिएगा। कंपोजिशन यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट कैन बी इजिली सेपरेटेड विदाउट डैमेजिंग द रेस्ट ऑफ द सेल या प्रोटोप्लास्ट, यानी कि वो कहता है कि सेल वॉल को हम इजीली विदाउट डैमेज, बगैर बाकी सेल के हिस्सों को, जो कि प्रोटोप्लास्ट है जिसमें न्यूक्लियस आ जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म आ जाती है और सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, तो ये बेसिकली प्रोटोप्लास्ट कहलाती हैं। तो बगैर इन तीनों को डैमेजिंग किए बगैर सेल के बाकी हिस्सों को, सेल वॉल को हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। बट वेन द सेल डाइज, लेकिन जब ये सेल है यही मर जाए, द सेल वॉल इज लेफ्ट, तो सिर्फ सेल वॉल रह जाती है। अब सेल वॉल क्यों रह जाती है, क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। मैंने आपको कहा कि ये सेल में, साइटोप्लाज्म में अंदर जो मटेरियल होता है, उसके एंजाइम एक कुछ केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ मटेरियल रिलीज करते हैं, बाद में वो इकट्ठे होकर सेल वॉल बना देती है। और सेल वॉल एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है कि ये बार बार बनती नहीं है, एक दफ़ा बन जाती है। तो इस तरह जो अगर एक सेल डैमेज होता है तो उसकी सिर्फ सेल वॉल ही बाकी रह जाती है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन्स को देख लेते हैं कि ये बनती कैसे है और उसके बाद ये स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म कहते किसको हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है। अब देखें, जो भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के जरिए भेजी जाएगी साइटोप्लाज्म को। यानी कि एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। जो इंफॉर्मेशन है वो भेजी जाएगी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म छोटे छोटे मटेरियल रिलीज करेगा बाहर सेल मेम्ब्रेन के जरिए, बाहर उसके इर्द गिर्द, और वो टुकड़े जो हैं, मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़कर सेल वॉल को ऐसे बना देंगी। तो यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस ऑफ और प्लस साइटोप्लाज्म, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, उसका काम है वो सेल वॉल को क्या करते हैं, बनाने में मदद करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है कि सेल वॉल को कैसे बनाया जाए, वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से आती है। इट्स थिकनेस वेरीज, अब जो सेल वॉल की मोटाई है ये मुख्तलिफ होती है, वेरीज करती है इन डिफरेंट सेल, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। प्लांट सेल, अब देख लेते हैं वेरीज कैसे करती है। वेरीज इन प्लांट सेल ऑफ द
वेरीज इन डिफरेंट सेल ऑफ द प्लांट्स। अब डिफरेंट सेल है प्लांट्स के, सेक्लेरन काइमेटस सेल है, कोलन काइमस सेल है, मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं प्लांट के भी, उनमें ये थिकनेस इसकी डिफरेंट होती है। जैसे कि प्लांट सेल की जो कंपोजिशन है वो प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, और सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स है, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज नहीं होती, उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है यानी कि जो उसकी मजबूती है, थिकनेस है, वो मटेरियल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जिसे हम साइंटिफिकली मोरिन कहते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकेन को समझ ले थोड़ा सा, दो लफ्ज हैं, एक है पेप्टिडो और दूसरा लफ्ज है ग्लाइकेन। अब पेप्टिडो अमाइनो एसिड से मिलकर बॉन्ड बनता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ग्लाइकेन ग्लूकोज से मिलकर बनती है। लेकिन ग्लूकोज इसमें लॉन्ग चेन है और पेप्टाइड अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन होती है, इसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, जिसके अंदर पॉलीसेक्राइड यानी कि ग्लूकोज आपस में मिलते जाएंगे, पॉलीसेक्राइड बनता जाएगा, उसमें लॉन्ग चेन पॉलीसेक्राइड की होती है जबकि शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड की, इसलिए हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। लेकिन जब हम ग्लूकोज ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है तो यहां पर किस तरह अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना, जैसे कि ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दूं, ये सेल है, जैसे कि सेल वॉल है, उसका स्ट्रक्चर है, ये बनती कैसे है। अब देखिए मैं ब्लैक को शो कर रहा हूं, ये ग्लाइकेन है जो कि ग्लूकोज से मिलकर बना है स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज से मिलकर बना है स्ट्रक्चर। अब यहां से ये पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज से मिलकर बना है, यहां से अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, पी से शो कर देता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ग्लाइकेन से मिलकर जुड़े होंगे। तो इसी तरह इधर से भी ऐसे ही होगा, ग्लाइकेन से पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो है वो क्या होंगे, अमाइनो एसिड जुड़े होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के दरमियान होता है। ये जो मैंने आपको वर्टिकल दिखाए हैं, ये ग्लाइकेन का स्ट्रक्चर है, पॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर है। तो पॉलीसेक्राइड आपस में कैसे जुड़े होंगे, अमाइनो एसिड के जरिए, और अमाइनो एसिड आपस में कैसे जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। तो इस तरह ये लफ्ज इधर लिया गया पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक बोथ। अब ये मुख्तलिफ है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक बोथ किस लिहाज से, स्ट्रक्चर में और केमिकल कंपोजिशन। अब यूकैरियोटिक में कौन कौन सी आती हैं, फंजाई भी यूकैरियोटिक में आती हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोटिक्स में आती हैं, यूकैरियोटिक्स। तो इनकी जो सेल वॉल है वो बैक्टीरियल की सेल वॉल से स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के लिहाज से डिफरेंट होती है। फंगल सेल वॉल, जो फंजाई के सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनी होती है, बहुत ही हार्ड होता है और रेजिस्टेंट पैदा करता है डिके में, रेजिस्टेंट टू डिके, आराम से ये डिके नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, बहुत मुश्किल से डिकम्पोज होता है। तो इसलिए आपको अब मैंने इंफॉर्मेशन क्या दी, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है, बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन मोरिन से मिलकर बनी है, जो इसका साइंटिफिक नेम है ये मैंने आपको बता भी दिया कि ग्लाइकेन आपस में अमाइनो एसिड से जुड़े होते हैं, अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन होती है और पॉलीसेक्राइड की लॉन्ग चेन होती है, उसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन दो लफ्जों का मजमूआ, ये मैंने आपको बता भी दिया। जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लांट्स और फंजाई की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हम फर्दर 8 चैप्टर में ही पढ़ेंगे। एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बाज़ेन में रखिएगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, मजीद स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं इसकी, कि जो सेल वॉल होती है इसकी भी लेयर्स होती हैं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 लेयर में से जो वॉल कहते हैं आप, लेयर कहते हैं, सेल वॉल की पहली वॉल को कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या काम करती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। यानी कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और उसके अंदर पैक्टिन और हेमीसेलुलोज का भी कुछ मटेरियल मौजूद होता है। ये पॉलीसेक्राइड्स के अंदर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मिलकर प्राइमरी सेल वॉल बनता है। प्राइमरी सेल वॉल है ट्रू वॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
इसको ट्रू वॉल क्यों कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो लेयर बनती है सेल वॉल की वो प्राइमरी वॉल बनती है और ये तमाम सेल के अंदर मौजूद होती है। तमाम सेल में, प्लांट्स के सेल में, सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसने पहले एक सेल वॉल को रिलीज करना जो प्राइमरी सेल वॉल है। तो इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है और तमाम सेल में मौजूद है प्लांट्स के, इसलिए इसको ट्रू वॉल कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड इट डेवलप्स, और ये बनती कैसे है, एंड इट डेवलप्स न्यूली ग्रोइंग सेल। जो भी एक सेल बन रहा होता है वो न्यूली ग्रोइंग सेल में बनता है। यानी कि ये एक सेल बना, ये न्यूक्लियस था, ये उसकी प्राइमरी सेल वॉल बनी, ये दूसरा सेल बना, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल बनी जो डिवाइड हुआ सेल। तो इस तरह न्यूली ग्रोइंग सेल के अंदर सबसे पहले जो सेल वॉल की लेयर है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। सेलुलोज मॉलिक्यूल अरेंज, और सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो कि पॉलीसेकेराइड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो क्रिस क्रॉस मैनर्स में अरेंज होते हैं। जैसे कि ये क्रिस क्रॉस, ये क्रिस, ये 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 क्रॉस, इस तरह। यानी कि इस तरह ये चारपाई की तरह का एक स्ट्रक्चर दे देते, आप बनाएंगे भी सही डायग्राम में, तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बिल्डअप बन जाता है जो क्रिस क्रॉस की शक्ल में होता है। तो जो क्रिस क्रॉस की शक्ल जो होती है राइट एंगल पर होता है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, जैसे कि ये आपके सामने ये क्रिस, ये क्रॉस, तो ये एंगल जो बना है ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड का, राइट एंगल जो बना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड का बना है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, आप डायग्राम भी बना लेंगे। क्रिस क्रॉस मैनर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। सेलुलोज मिलकर इस तरह अरेंज होती हैं कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल। मैंने पहले बताया आपको प्राइमरी सेल वॉल, अब हम पढ़ने लगे सेकेंडरी सेल वॉल। इसके डायग्राम अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। देखें, सबसे पहले जी एक आपको पता चल गया, जो सेल है वो अपने इर्द गिर्द न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन देकर प्राइमरी सेल वॉल बनाता है। ये आपके सामने प्राइमरी सेल वॉल है। इसी तरह जब ये एक सेल डिवाइड होता है तो ये दो सेल में डिवाइड होता है। इस तरह दूसरा जो सेल बनता है उसकी भी प्राइमरी सेल वॉल बनेगी पहले। अब प्राइमरी सेल वॉल और न्यूक्लियस मिलकर क्या है, वो सेकेंडरी वॉल को बनाना शुरू कर देते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरह सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल इस तरह बनना शुरू हो जाएगी। तो पहले प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। तो सेकेंडरी सेल इज फॉर्म ऑन द इनर सरफेस, इनर अंदर वाली साइड पर मौजूद है। तो ये अंदर ये जो वॉल बनी है ये बेसिकली ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंडरी सेल वॉल बनी है अंदर, इनर सरफेस द प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। इट इज कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड होता है, ये जरा थिक होती है और रिजिड होती है। अब ये बात गौर से समझ लें कि प्लांट सेल के कुछ हिस्सों में, जैसे कि कुछ सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती। जैसे स्क्लेरन काइमेटस सेल जो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, स्क्लेरन काइमेटस सेल में सेल वॉल होती है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। जबकि जो कोलन काइमा होते हैं, कोलन काइमेटस सेल या कोलन काइमा, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। तो इसलिए हम इसको ट्रू वॉल नहीं कहते। किसी में होती है, किसी में नहीं होती। प्राइमरी सेल वॉल तो हर एक के अंदर बन रही है, इसलिए वो ट्रू है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और ये थिक होती है और ये रिजिड। ये थिक और रिजिड कैसे होती है, सख्त और खुरदरी कैसे बन जाती है, ताकि ये मजीद सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ये किस तरह बन जाती है, इसके अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है, जैसे कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन। लिग्निन बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये इसको रिजिड कर देता है। वैक्सीज और क्यूटिन इसे थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, इसे मजबूती प्रोवाइड करते हैं, इसलिए स्ट्रेथन हो जाती है, ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये केमिकल कंपोजिशन है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लास्ट में आता है मिडल लैमेला। मिडल दरमियान में लैमेला झिल्ली को कहते हैं।
जब एक सेल बनता है, उसकी सेल वॉल बनती है, तो पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, फिर जो दूसरा सेल जुड़ता है इसके साथ, तो उस सेल के दरमियान, दो सेल के दरमियान एक और लेयर बनती है जिसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। तो ये मिडल लैमेला है दरमियान में, जो सेल दो सेल को जोड़, जैसे दो कमरे एक मुश्तरका दीवार के जरिए जुड़े होते हैं आपस में, तो एक ही दीवार होती है जो दो कमरों को सेपरेट कर रही होती है, इसलिए ये जो दीवार है ये मुश्तरका है। प्राइमरी सेल वॉल सबके अंदर है, सेकेंडरी सेल वॉल किसी किसी के अंदर है, इसलिए प्राइमरी को ट्रू कहते हैं। तो ये जो दरमियान में एक लैमिला बनी है, एक लेयर बनी है, ये मुश्तरका है, ये दोनों सेल को आपस में जोड़ रही है। तो इट इज फर्स्ट वॉल टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल। अब देखें, जैसे कि ये आपके सामने प्राइमरी सेल वॉल, ये न्यूक्लियस, ये पहले क्या करेगा, मिडल लैमेला को रिलीज करेगा, फिर दूसरा सेल बनेगा, उसकी सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल, और फिर ये जो सेल वॉल होगी प्राइमरी और न्यूक्लियस वगैरह, ये सेकेंडरी सेल वॉल को रिलीज करेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल को बनाएंगे। तो इस तरह ये जो दरमियान में है, ये एक मुश्तरका है दोनों सेल की जो आपस में जोड़ती है। तो बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ द टू नेबरिंग सेल दो सेल को आपस में जोड़ती है। इट इज मेड अप ऑफ द सीमेंटिंग मटीरियल। अब ये बहुत ज्यादा हार्ड और सख्त मटीरियल होता है जो आपस में जुड़ता है, जो आपस में दोनों सेल को जोड़ के रखता है मटीरियल, वो क्या होता है, वो पैक्टिन होता है। ये भी पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास है पॉलीसेकेराइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। सीमेंटेड मटीरियल, हार्ड मटीरियल, सख्त मटीरियल, दोनों सेल को आपस में जोड़ के रखता है। तो ये हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी उसकी लेयर्स होगी। और अब हम लास्ट में इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन में सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग इन्वायरमेंट। अब देखें, खुश्क माहौल होते हैं जहां पे बारिश नहीं होती, पानी नहीं होता, तो उस वक्त जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो जो प्रोटेक्शन करती है। जैसे ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर मटेरियल है। तो ये तो डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, इसलिए जो मौसम की सख्ती है वो ये बर्दाश्त करती है। सेल वॉल बर्दाश्त, और अंदर वाले मटेरियल को महफूज रखती है, प्रोटेक्शन देती है, अंदर वाले मटेरियल को खुश्क नहीं होने देती। इट गिव्स स्टिफनेस टू द सेल, ये सख्ती प्रोवाइड करती है, सख्ती प्रोवाइड करती है। इट गिव्स अस डेफिनेट, और एक शेप देती है, इसकी वजह से सेल की शेप खराब नहीं होती, ये शेप ऐसी रहती है सेल की। इट प्रिवेंट प्लांट सेल वॉल स्वेलिंग एंड बस्टिंग, ये बचाती है सेल वॉल किसको, प्लांट को फूलने से और फटने से। एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑस्मोसिस, क्योंकि ओस्मोलाइटिक हो सकती है। ओस्मोलाइटिक का मतलब कि पानी आने से सेल फट सकता है, जैसे गुब्बारे में हवा भरे तो फट जाती है, तो वो गुब्बारा फट जाएगा। या इसी तरह अगर आप अकेला ट्यूब में हवा भरे, मोटरसाइकिल के टायर होते हैं उसमें ट्यूब होती है, उसमें अगर आप हवा भरे तो फट सकते, लेकिन अगर आप टायर के अंदर डाल के हवा भरें तो उसके फटने के चांसेस क्या होते हैं, कम है, क्योंकि सारा प्रेशर किसके ऊपर लगता है, सेल वॉल के ऊपर लगता है। तो जो पानी के अंदर जाने की वजह सेल के फटने का खदशा है उससे बचाती है। ये पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल के पानी ज्यादा आ रहा है तो ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेती है। सेल वॉल डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल पासिंग थ्रू इट। सेल वॉल का काम रुकावट पैदा नहीं करना, मटेरियल जो भी अंदर बाहर जा रहा है ये उसको जाने देगा। रुकावट कौन पैदा करती है, वो सेल मेम्ब्रेन पैदा करती है। सेल वॉल सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, उसको फटने से बचाता है, उसकी शेप को बरकरार रखता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को अंदर जाना सिलेक्टिव करके अंदर भेजती है। और लेकिन सेल वॉल जो होता है हर मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन की तरफ आने जाने देता है। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है सेल वॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल बहुत अहम है, इसके अंदर पेपर में बहुत दफा पूछे, इनकी केमिकल कंपोजिशन पूछी जाती है। और इसके बाद हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, दोनों टॉपिक को आज डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए दो लफ्ज हैं, साइटो सेल को कहते हैं और प्लाज्म, इसके अंदर प्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह मटेरियल होता है, वाटरी मटेरियल होता है इसके अंदर। अब ये साइटोप्लाज्म होता कहां पर, इसकी पहले देख लें। ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या है,
साइटोप्लाज्म मौजूद है। द लिविंग कंटेंट, जो भी जिंदा रखने के केमिकल्स मौजूद हैं सेल के अंदर, लिविंग कंटेंट जो जिंदा रखते हैं सेल को, वो मौजूद हैं इसके अंदर, वो ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं आपको मैंने बताया हुआ है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, अब देख लें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इनके दरमियान आप देख लें आपको क्या नजर आ रहा है, आपको साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। तो ये इसकी पोजीशन है, ये कहां पर मौजूद होता है, इस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इनर टू द सेल मेम्ब्रेन, अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इनर टू द सेल मेम्ब्रेन लाइज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड। अब जो सेल की जो बुनियादें हैं वो वाटर से मिलकर बनी है। जैसे हम ग्राउंड की बात करें, जो खेलने वाला ग्राउंड होता है वो मिट्टी से मिलकर बना होता है, लेकिन यहां पर जो ग्राउंड है, सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ग्राउंड है, वो किससे मिलकर बना है, वो वाटर से मिलकर बना है, एक्वस ग्राउंड। सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, कंटेनिंग वैरायटी ऑफ द, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं मुख्तलिफ इकसाम की, जैसे कि सेल ऑर्गेनेली होती हैं, अनदर इंक्लूजन, और कुछ चीजों को ऐड करवाया जाता है, जैसे कि इनसोलेबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट, इनको इंक्लूजन कहते हैं, ऐड करवाना किसी चीज को। तो ये बेसिकली क्या है, ये साइटोप्लाज्म के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के। अब कंपोनेंट देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के। सबसे पहली बात, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो साइटोसोल है, वो स्टोरेज प्रोडक्ट है, इंक्लूजन वेस्ट है और सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। अब सोल्यूशन सोल से निकला है, साइटोप्लाज्म में एक सोल्यूशन होता है जिसे हम सोल का नाम देते हैं, सोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। इट इज अ सोलेबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ये सोलेबल पार्ट है जिसके अंदर कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सोलेबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, एंड हैज एन अदर स्ट्रक्चर एंड मटेरियल, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। दस इट इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। इसलिए चौंके ये कि ये एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं मरकजी, मेन एंड मोस्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट द रिप्रेजेंट एक्चुअल साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म को वजाहत करता है, असल साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म मेरा साइटोसोल है, उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जो साइटोसोल है उसमें 90% वाटर होता है। अभी हमने कहा कि जो सेल का जो ग्राउंड है वो एक्वस मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो एक्वस का मतलब वाटर मिलकर सेल का ग्राउंड बनाता है, बुनियाद बनाता है, तो इसलिए उसके अंदर 90% वाटर है। सो इट फॉर्म अ सोल्यूशन, तो एक सोल्यूशन बना देता है विद ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर इट, और उस सोल्यूशन के अंदर वो तमाम बुनियादी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे साल्ट हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। ये हो गया एमसीक्यू था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन होती है, एक ट्रू सोल्यूशन होता है और एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, देखें ये सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, पहले हम ट्रू पढ़ लेते हैं। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर्म ट्रू सोल्यूशन, वो एक ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल में ग्लूकोज है, इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये आप लिख भी सकते हैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये क्या चीजें हैं, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली मिलकर ये एनर्जी प्रोवाइड भी करवाते हैं, ये बुनियाद स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो ये इसलिए इन्हें ट्रू सोल्यूशन कहा जा रहा है। और ये कोलाइडल सोल्यूशन है, जैसे हम कहते हैं कि होमोजीनियस सोल्यूशन, जब हम चीनी को पानी के साथ हल करें तो चीनी मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाती है, तो होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। तो इसी तरह ये ट्रू सोल्यूशन है जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं आगे, और जो बहुत जरूरी होती है केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर जिंदा रखने के लिए सेल को। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन किसे कहते हैं? अ सोल्यूशन इन विच टिनी पार्टिकल
ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स। अब जैसे ये सेल है, इसके अंदर टीनी मॉलिक्यूल जो होते हैं इस तरह सस्पेंडेड हो जाते हैं सेल के अंदर, और ये मिलकर फिर क्या करते हैं, ये सेल के अंदर मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े होते हैं ये साइडों पर होते हैं, सेल के साइडों पर होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि टीनी पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं और फिर वो लार्जर मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसे हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल जो हार्ड जरा सख्त स्ट्रक्चर होता है। कोलाइडल सोल्यूशन आर फर्दर डिवाइड। अब कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है ये मजीद गाढ़ा जिसे हम कहते हैं, ये मजीद आगे जो होता है ये होल्डिंग प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, ये मजीद दो हिस्सों पर डिवाइड हो जाता है, जिसे हम जेल और हम सोल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जेल एंड सोल। जेल आप अक्सर नाम सुनते रहते हैं, जेल जैसे बालों में लगाते हैं, तो जेल जो बालों में आप लगाते हैं उसके अंदर जो पार्टिकुलरली क्या है कि होल्डिंग करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, तो विस्कस गाड़ी होती है, वो जेली जैसे आप घर में भी यूज़ करते हैं। जेल मेक्स पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखें जैसे कि ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म का गाढ़ा हिस्सा है वो साइडों पर आ जाएगा, जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कह रहे हैं, और ये मिलकर एक तो जेल बना देगा और एक ये क्या हिस्सा बना देगा, सोल सॉल्यूशन टाइप बना देगा। तो इस तरह जेल विस्कस गाढ़ा, जेल मेक्स पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल कहते हैं किनारों को, इन किनारों को कहते हैं पेरिफेरल। नॉन विस्कस जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सोल जिसे हम कहते हैं, सोल मेक्स या सोल्यूशन मेक्स सेंट्रल पोर्शन। ये सेंट्रल पोर्शन जो है ये सोल बना देगा, साइटोप्लाज्म में सोल्यूशन बना देगा, जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म के बारे में। और साइटोसोल के बारे में आपको अगर पूछा जाए तो आपने साइटोसोल यहां से स्टार्ट करना है, और ये सारा आपने बताने के बाद ये भी सारा आपने बताना है यहां तक, यानी कि सारा आपने बताना है साइटोसोल। अगर आपसे अगर 2 नंबर का भी सवाल अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में भी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म आप मेन बात ज़हन में रख सकते, स्टोर हाउस है, यानी कि इसके अंदर स्टोर हैं चीजें। फंक्शन क्या है, एक घर है स्टोर करने वाला, जिसके अंदर वाइटल केमिकल्स ऑफ द सेल है, बहुत ही अहम केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो तमाम के तमाम क्या है वो इसके अंदर मौजूद है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड साइट फॉर द मेटाबॉलिक पाथवे। अब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन केमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, ये पाथवे प्रोवाइड करता है। पाथवे कहते हैं सीरीज में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना, ये क्या है, ये एक सीरीज केमिकल रिएक्शन है जो हमने एंजाइम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, सीरीज। तो इस तरह सीरीज में एक रिएक्शन चल रहा है जिसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। वो कहां पर हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। और ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लूकोज के टूटने को। ग्लूकोज टूटेगा हमें एटीपी मिलेगी, एटीपी मिलेगी हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी बॉडी मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर पाएगी। तो इसी तरह से साइटोप्लाज्म प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम इन अ सेल, एक फ्लूइड मीडियम भी प्रोवाइड करता है। मीडियम का मतलब होता है जिसके अंदर कई केमिकल रिएक्शन हो रहे हो तो उन्हें मीडियम कहते हैं। साइटोप्लाज्म कीप सेल, और अब साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, सच एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती हैं। ये हम फर्दर इसके बाद हम ऑर्गेनेली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियस होता है, प्लास्टिड होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंड सेंट्रियोल वगैरह वगैरह। ये तमाम ऑर्गेनेली जो होती है इनको हम बारी बारी अगले आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। और ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ी दुनिया रखता है अपने अंदर, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज है, और ऑर्गेनेलीज केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो कि जिंदा सेल को रखने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ऑर्गेनेली होते हैं फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ज़हन में रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एटीपी प्रोवाइड करता है, आपको पता है।
केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके जरिए एटीपी बनता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एटीपी प्रोवाइड करता है। ये फ्री फ्लोटिंग है, ये मूव करता रहता है, फ्री फ्लोटिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी देगा। तो यानी कि इसकी एबिलिटी है कि अगर एक जगह पर है तो दूसरी जगह पर भेजा जाएगा, फ्लोट करके साइटोप्लाज्म फ्लोटिंग करता रहता है, साइक्लोसिस करता रहता है, मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म। तो इस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया मूव करता रहता है, तो एक जगह से दूसरी जगह माइटोकॉन्ड्रिया मूव करता है, जिसकी वजह से सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एनर्जी भी दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जिसे हम साइक्लोसिस भी कहते हैं, इसे हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। जैसे आप वॉशिंग मशीन को देखें तो वॉशिंग मशीन में जब वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पानी मूव करता है सर्कल। तो स्टीमिंग का मतलब होता है उसमें लहरें बनती हैं और लहरों में प्रेशर होता है। तो बेसिकली ये प्रेशर बिल्डअप करता है बेसिकली साइटोप्लाज्म। तो दिस इज एन एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द सेल, ये एक्टिव मास मूवमेंट है ताकि एनर्जी प्रोवाइड की जाए, ताकि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो दूसरे हिस्से में चले जाए, तो दूसरे सेल के हिस्से में जाकर एनर्जी प्रोवाइड कर दे। तो एक्टिव मास मूवमेंट के जरिए क्या है, मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये सेल के चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। साइटोप्लाज्म का जो मूव करना है सेल के अंदर वो मास को लेकर जाता है। जैसे मास क्या, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, तो इनको ये लेकर जाता है बेसिकली, राइबोसोम हो गए, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ताकि ये दूसरे हिस्से तो एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। तो मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम साइक्लोसिस का नाम देते हैं। तो ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। तो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो बात पूछी जाती है वो बेसिकली पूछी जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल, उसकी कंपोजिशन और साइटोसोल। तो ये 3 सवाल तो इन 2 टॉपिक्स में बहुत अहम है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है और आपने इसको अच्छे तरीके तैयार करना है। तो अब तक के लिए इतने ही। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।